हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। ठीक है, आज लेके आई हूं एनवायरमेंट इकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हम करा रहे हैं पहले, आज एयर पोल्यूशन से लेके क्वेश्चन आई हूँ जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। उससे पहले, क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको बताते चलें कि कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम सहायक सांख्यिकी अधिकारी पैट 2023 से आने वाला था, क्या वो आएगा या नहीं आएगा, जो 1500 कुछ अध्याचन भेजा हुआ है। तो उस बच्चे को हम बताते चलें कि हाँ, ये नवंबर में आने वाले था, इसका नोटिफिकेशन नवंबर में आने वाला था, लेकिन शायद डिले हो गया कुछ कारणों से, ये दिसंबर में आएगा। ठीक है, दिसंबर में जरूर आएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे तो कि हमारी जो पैट की 2023 की वैलिडिटी थी, वैधता थी, वह समय सीमा 2-3 महीने ही बची हुई है। तो अगर ये लेट हुआ तो फिर क्या होगा, तो ये बताते चलें कि वो दिसंबर में आएगा। एग्ज़ाम आपका ये कुंभ के बाद ही होगा, मार्च में अप्रैल में जाएगा। ठीक है, फरवरी के बाद ही मान लीजिए, मार्च तक, मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड तक। तो अगर ऐसा होता है तो आपकी वैलिडिटी जो होगी पैट की 2023 की, वह एक्सटेंड कर दी जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, यह जरूर आएगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में। अभी नवंबर तक शायद लास्ट तक आ सकता है, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और या फिर दिसंबर लास्ट तक आएगा। ठीक है, और एग्जाम आपको जैसे बता दिया मार्च अप्रैल तक जाएगा, और आपकी वैलिडिटी जो रहेगी पैट की 2023 की, वह एक्सटेंड कर दी जाएगी, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। और नए जो पैट होने वाला है उसका भी नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाएगा, और इसका भी एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा मार्च या फिर अप्रैल में, और जून या मई जून तक आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, मुझे इसका कंफर्मेशन था पूरा, लेकिन आपने इसका कमेंट किया ना, तो इसलिए हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहिए, ज्योग्राफी हमसे पढ़ लीजिए, और भी सब्जेक्ट है वो भी हम आगे लेकर आएंगे। अभी थोड़ा हमारा बिजी शेड्यूल है, 1 महीने के बाद फिर हम बाईलैंग्वेज भी स्टार्ट करने वाले हैं, और भी इसमें सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोल्यूशन से लिए गए हैं। एयर पोल्यूशन, वो आपको पता है, पीसीएस हो, आरओ आरओ हो, कोई भी एग्जाम हो, पोल्यूशन फेवरेट उनका टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, और आज एयर पोल्यूशन से करा देते हैं, कल वाटर पोल्यूशन से करा देंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। आपको बताना है कौन सा ऐसा प्रदूषक होगा जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ऑप्शन ए पेन पैराऑक्सीटिल नाइट्रेट, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, और डी ओजोन। बताइए कौन सा होगा जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाएगा, कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर हो जाएगा आपका बी कार्बन मोनोऑक्साइड। पेन ले लेते हैं, कलर चेंज करेंगे, कोई अच्छा सा कलर लेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, बी। आंसर होगा बी कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, बट इतना तो देंगे, जैसे आपका क्वेश्चन सिर्फ यही क्वेश्चन तो डेट टू नहीं आने वाला है ना, इससे रिलेटेड अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो आपका क्वेश्चन बन जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैस है। ठीक है, जब यह हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, बॉन्ड हो जाती है। ठीक है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से बॉन्ड हो जाती है, ऑक्सीजन से संयुक्त हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इसके बाद हमें क्या लगता है, घुटन महसूस होने लगती है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत हानिकारक है प्रदूषक, वायु प्रदूषक है। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन आज हमने 20 लिए हैं, हमेशा 15 क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन अब मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छोड़ेंगे तो नहीं ना, तो इसलिए सारे क्वेश्चन हम इतने करा दे रहे हैं जो आपके आने वाले हैं एग्जाम में और आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी विषाणु। कौन सा होगा जो भूमिगत जल को, अजैविक जो प्रदूषक होगा, जैविक नहीं अजैविक होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी आर्सेनिक।
आर्सेनिक, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है? आर्सेनिक है, ठीक है। और आपको बताते चलें कि यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर अनेक स्थानों में पाया जाता है। यह ज्वालामुखी के वाष्पों में, क्योंकि ये कई बार पूछ लेते हैं कथन कारण में, यह ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र के जल तथा अनेक खनिजीय जल में पाया जाता है। भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित है। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने बेड रॉक से उत्पन्न आर्सेनिक, बाकी तो ये बहुत काफी है, वो बाद में बताएंगे हम जब कभी पढ़ाएंगे। और दूसरा ये बताएं, आर्सेनिक के लगातार संपर्क से कौन सी बीमारी हो जाती है? ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी? ब्लैक फुट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी है ये, बहुत पूछते हैं। कौन सी हो जाती है? ब्लैक फुट, ठीक है। ब्लैक फुट वाली बीमारी किससे? आर्सेनिक के बहुत ज्यादा संपर्क में रहने से। जो आर्सेनिक जहां पर वाटर रहेगा ना, उसके संपर्क में बहुत ज्यादा रहने से कौन सी बीमारी हो जाएगी? ब्लैक फुट, ठीक है। ठीक है, ब्लैक फुट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कुछ आगे बताएं या नहीं, बताइए आप, फिर आप लोगों को कहेंगे आप कि मैम बहुत लंबी वीडियो बना देती हैं, ठीक है। तो कौन सी बीमारी हो जाएगी आर्सेनिक के लगातार संपर्क से? ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। बाकी इतना बहुत है, तो आंसर क्या हो गया? सी, ब्लैक फुट ये हो गया। ये बीमारी किससे हो जाएगी? आर्सेनिक से, आर्सेनिक दूषित जल से होने वाली बीमारी कौन सी? ब्लैक फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर है 3। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। अगर हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण होगा, बी जल प्रदूषण होगा, सी वायु प्रदूषण होगा, डी उपर्युक्त सभी। बताइए क्या होगा? अगर उर्वरक का अधिक उपयोग करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। सभी होंगे कि मृदा पोल्यूशन भी हो सकता है, जल प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण भी, ठीक है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जिसमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सभी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ये आंसर हो जाएगा इसका डी, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 4। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण कारण होती है। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी मीथेन के कारण, और ऑप्शन डी रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। बताइए, अम्ल वर्षा जो होती है, एसिड रेन होती है, निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण किस प्रदूषक के कारण होती है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट करके बताइए। आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए जिससे कि आपको पता चले कि आप कितने डेप्थ में हैं, आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सिंपल, मॉडरेट, टफ सभी प्रकार के हमने ये क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा आपका डी, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए कौन से, एक मिनट बच्चे, अम्ल वर्षा के लिए कौन से? जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। जब अम्ल में, अच्छा ये क्या रहेगा? सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5 से 6 सेंटीमीटर, पीएच 5 से 6 से कम हो, पीएच मान सेंटीमीटर, सॉरी गलत धोखे से निकल गया, पीएच मान 5 से 6 से कम हो, ठीक है। पीएच मान कितना हो? 5 से 6 से कम हो, एक मिनट, तो ये होगा अम्लीय वर्षा हो जाएगा। ओहो, इंग्लिश में लिख रहे हैं। पीएच मान कितना? कम है। अगर पीएच मान 5-6 से कम है तो ये क्या है? तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध जल पीएच मान से, आपसे पूछा जाए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा तो क्या बताएंगे आप? शुद्ध जल का पीएच मान क्या? ये आ चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए बता रहे हैं। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा बताइए? 7.07, ठीक है, ये होगा इसका पीएच मान, ठीक है, शुद्ध जल का। और अगर 5-6 इसका पीएच मान रहेगा तो ये क्या है? अम्लीय एसिड रेन होगा, ठीक है। तो क्या एसिड रेन होगा, ठीक है। और इसमें बताने का कुछ है नहीं।
ठीक है, ये है पीएच जो क्या बताया, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के निम्नलिखित कौन से प्रदूषक कारक होते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड ये होते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है। ठीक है, एक कोल पत्थर के कोयले को, ओहो, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है, पूरा क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, जो प्राप्त होता है किससे, किसके जलाने से? ए ऑप्शन ए रहेगा कोल पत्थर के कोयले को जलाने से, बी चारकोल लकड़ी के कोयले को, और सी डीजल व मिट्टी के तेल को, ये कैरोसिन। ठीक है, कैरोसिन तब तो रेयर हो गया, कहीं देखने को भी नहीं मिलता, गांव में पहले देखने को मिल भी जाता था। और डी है सीएनजी को। ठीक है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है किसके जलाने से? कोल पत्थर के कोयले को जलाने से, चारकोल लकड़ी के कोयले को जलाने से, डी डीजल या मिट्टी के तेल को जलाने से, या सीएनजी को। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ए कोल। कोल में से कोयला, कौन सा कोयला? पत्थर का कोयला को जलाने से फ्लाई ऐश प्रदूषक का उत्पादन होता है। ऐसे कैसे बता देते हैं। फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश क्या है? कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक। फ्लाई ऐश ये कोयले का जो दहन होता है ना फैक्ट्रियों में, ठीक है, कोयले का जो दहन होता है उसके अवशिष्ट जो पदार्थ बचता है जलाने से, जैसे राख बोलते हैं ना गांव में, कोयले के दहन से बचा हुआ अवशिष्ट को क्या बोलते हैं? फ्लाई ऐश। ठीक है, यानी राख। फ्लाई ऐश क्या? कोयले के दहन से बचा हुआ अपशिष्ट होता है फ्लाई ऐश। ठीक है, इसमें सूक्ष्म कण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। ये धुएं के साथ भी आपने देखा होगा, कभी धुंध बहुत ज्यादा होती है तो उसमें क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कोयले आधारित ताप विद्युत घरों में, जहां पे कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहां पे इन सूक्ष्म पाउडर के जीवों को श्वसन संबंधी रोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां जो धुआं रहेगा उनमें ये पार्टिकल्स बहुत मात्रा में रहते हैं। और दूसरा इसका क्या होता है, यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर, ये आया है क्वेश्चन, ये पौधों की पत्तियों में जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। ठीक है, वहां जो स्टोमेटा रहेंगे ना पत्तियों में, उसको ये क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा फ्लाई ऐश। ठीक है, वो हम जमा हो जाएगा। आपने देखा होगा रोड के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं कितने ज्यादा मिट्टियों से ढके रहते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। इसको वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अपक्षेपक, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या अन्य निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे ये फ्लाई ऐश वायुमंडल में ना मिल पाए। और दूसरा बताएं, फ्लाई ऐश को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी बोलते हैं। फ्लाई ऐश को सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लाई ऐश को क्या बोलते हैं? द्वितीय प्रदूषक। ये क्या है? द्वितीय प्रदूषक भी है। फर्स्ट प्रदूषक तो हो गया जैसे कि जो जला रहे हैं ना, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब फर्स्ट प्रदूषक है। लेकिन फर्स्ट प्रदूषक के बाद जो वायुमंडलीय क्रियाओं के कारण बनते हैं वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गए, जैसे उत्पाद के रूप में बचे, जैसे फ्लाई ऐश। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ये क्वेश्चन आ गया है, पीसीएस में आ चुका है कि फ्लाई ऐश था, ओजोन था, और एक दो और थे, उसमें पूछा गया था कौन कौन से द्वितीय प्रदूषक हैं। तो फ्लाई ऐश है, ओजोन भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, क्योंकि अगर ओजोन लेयर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जा रही है तो यह वायुमंडल के लिए सही है। लेकिन कुछ इसकी लेयर अभी कहाँ ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, तो वो क्या है? एक प्रदूषक का काम कर रही है। ट्रोपोस्फीयर में पाई जाएगी तो एक प्रदूषक का काम करेगी, तो यह इसलिए वह क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो अब आपको पता चल गया आंसर इसका क्या है? ए। आंसर क्या है? ए इज राइट आंसर। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है कोल या पत्थर के कोयले जलाने से। और फ्लाई ऐश क्या है? कोयले के दहन से बचा हुआ जो अपशिष्ट राख के रूप में होता है। ठीक है, और यह क्या
फ्लाइज क्या होता है? कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते रहते हैं। ठीक है, कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग होते हैं। ठीक है, कौन से रोग हो सकते हैं कि हम सांस लेंगे तो ये पार्टिकल अंदर जाएंगे तो श्वसन संबंधी रोग, दमा होने की बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, और दूसरा रहेगा ये पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करेंगे। ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ज्यादा इसका नहीं है, अब इतना ही बहुत है। ग्रीन मफलर संबंधित है, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, सेकंड टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया। ग्रीन मफलर संबंधित है ए मृदा प्रदूषण से, बी वायु प्रदूषण से, सी ध्वनि प्रदूषण से और डी है जल प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन करा दिया, अगर आपने देखा होगा ना तब ना। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे एग्जाम आ जाएगा उसका 15 दिन पहले तैयारी कर लें, कभी नहीं होती बच्चे। रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी आपको, पहले से अगर आपने पढ़ लिया है तो रिवीजन बहुत जल्दी से फटाफट कर लेंगे आप। ठीक है, अगर पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो फिर वो दिमाग में बैठने में भी तो टाइम लगेगा ना। अच्छा, कोई अगर आप तस्वीर बनाते हैं, अगर उसमें डस्ट पड़ गई तो उसको झाड़ देंगे तो तस्वीर दिखने लग जाएगी, डायरेक्ट दिखने लग जाएगी। लेकिन आप पहली बार बनाएंगे तो टाइम लगेगा ना, इस तरह से ना। इसलिए आप पढ़ते हैं, रेगुलरिटी रखते हैं, तो उसके बाद एग्जाम कभी भी हो जाए, बस आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा फिर। ठीक है, तो ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन से संबंधित है क्या? नॉइस पोल्यूशन से संबंधित है क्या ग्रीन मफलर? नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन से संबंधित है। कौन सा? ध्वनि प्रदूषण। इस क्या है, विशालकाय जो हरे पौधे होते हैं अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं। आपने देखा होगा रोड के किनारे दोनों साइड लंबे लंबे वृक्ष, घने वृक्ष का रोपण किया जाता है। क्यों किया जाता है? छाया के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो इसका है ही, एडवांटेज तो इसका है कि ये शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, छाया देते हैं हम लोगों को, धूप से बचाते हैं, ये तो है इसका रीजन। लेकिन और दूसरा रीजन ये है कि ध्वनि प्रदूषण से बचाते हैं। जो रिहायशी दोनों साइड लगाए जाएंगे, जो उसके बाद रोड के बाद जो रिहायशी एरिया होंगे उससे नॉइज पॉल्यूशन से बचाने के लिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्योंकि इनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। कौन में? इन पौधों में, बड़े बड़े वृक्षों में। ठीक है, अच्छा, इस प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड लगाएंगे ग्रीन होते तो ऐसे लगेगा कि जैसे कि हम लोग नॉइस से बचने के लिए मफलर बांधते हैं, इसलिए रोड के दोनों तरफ लगाने से इसको संज्ञा दी गई मफलर, ग्रीन मफलर की तरह, क्योंकि ये ध्वनि प्रदूषण से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? ध्वनि प्रदूषण से बचाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सरकारी आवासों में या गवर्नमेंट बिल्डिंग में अधिकांश अशोक के वृक्ष लगे होते हैं, अशोक के ट्रीज लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? एक तो ये है कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी ये होते हैं ध्वनि पॉल्यूशन से भी ये बचाते हैं। ठीक है, इसलिए अधिकांश ही आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट जितनी भी कंपनियां होती हैं, ये जितने भी आवास होते हैं, उनमें सभी में बड़े बड़े विशालकाय ट्रीज लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ये क्वेश्चन कितनी बार आया है नहीं पता, हर 1-2 साल में, हर मतलब प्रत्येक साल सभी ऐसा रहेगा ना, कोई एग्जाम नहीं रहेगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए। ठीक है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी कौन सी? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी मीथेन, सी मिथाइल आइसोसाइनेट, डी सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी थी? भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें गैस रिसा हुआ था। ठीक है, उसमें कौन सी गैस थी जिसका ये रिसा हुआ था? ठीक है, ये कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 में, 3 दिसंबर 1984 में। ठीक है, भोपाल में गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी। ठीक है, और यह घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 में। किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। 1 मिनट बच्चे, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ पे लिख देते हैं। हो आइसोसाइनेट।
आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट ये रहेगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। और इसका क्या है फॉर्मूला, क्या है, CH3NCO, CH3NCO। कई बार ये सिर्फ फॉर्मूला ही लिख देता है, ये भी याद आपको रखना चाहिए, CH3NCO, ठीक है, ये रहेगा CH3NCO, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, ठीक है। ये घटना कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी, ठीक है। कौन सी, भोपाल गैस त्रासदी जो घटना हुई थी। इसमें क्या हो गया, कहानी रूप बताया, आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है, बता दें क्या। अच्छा, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, ठीक है, CH3NCO, CH3NCO, ठीक है, एक रंगहीन आंसू उत्प्रेरक टीआर इंड्यूसिंग जल क्या है, ज्वलनशील गैस है। यह गैस बहुत विषैली होती है, ठीक है। इस गैस का प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पाद में किया जाता है, ठीक है। ये विषैली गैस है। हुआ क्या था, भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टैंक नंबर क्या था, 610 में, ठीक है, 610 में 2 दिसंबर 1984 की रात 3:10 बजे करीब जल प्रवेश कर गया था उस टैंक में, ठीक है, जिसमें 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भरी थी, ठीक है। और जल से रासायनिक क्रिया करने के बाद तो टैंक का जो तापमान हो गया था 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था करीब, ठीक है। उच्च तापमान सहन क्षमता इतनी न होने के कारण गैस टावरों को क्या किया था, खोलना पड़ा था, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या, विषाक्त गैस हवा में घुलने लगी, ठीक है। और 3 दिसंबर की सुबह करीब 2:10 पर खतरे का सायरन बजा दिया गया और सुबह करीब क्या बज रहे होंगे, 4 बजे, ठीक है, गैस के रिसाव पे काबू कर लिया गया था 2 घंटे में। लेकिन क्या हुआ था, तब तक राज्य सरकार के अनुसार इस त्रासदी में 3787, ये गवर्नमेंट का डेटा है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। और बाद में गैस जनित रोगों से लगभग 25,000 लोग मारे गए थे, ठीक है। इतनी बड़ी त्रासदी थी ये, ठीक है। तो ये एक क्या थी, भोपाल कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिसी थी वो कौन थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये कौन सी, बहुत विषैली गैस है, ठीक है। इसलिए ये आंसर क्या हो गया इसका, C, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये 3 दिसंबर 1984 की घटना हुई थी, ठीक है, भोपाल में। सीजर राइट आंसर। ये इसलिए बताना जरूरी था जिससे आपको याद रह जाए कि क्या क्या हुआ था, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वो बना ले जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। निम्न में से 1 मिनट, ठीक है, कंप्लीट है। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। निम्न में से कौन सी वस्तु जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। A, गोबर रहेगा, B, पौधों की पत्तियां, C, खाद्य पदार्थ, D, प्लास्टिक। कौन सा होगा जिससे बैक्टीरिया जो है ना डिकम्पोज नहीं करेंगे, कौन सा होगा जिससे बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं करेंगे, बताइए। क्या गोबर, पौधों की पत्तियां, खाद्य पदार्थ। ऑप्शन रहेगा आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है ना, इस प्लास्टिक पे क्यों बैन लगाया जा रहा है। प्लास्टिक पे बैन लगाने का रीजन क्या है कि ये डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है, नष्ट नहीं होता कभी भी, लाखों साल तक ये ऐसी मिट्टी में दबा रहेगा। और मिट्टी को क्या होता है, अनुपजाऊ, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वीरान जंगल धरती जो रहती जहाँ कुछ नहीं पैदा होता, बंजर भूमि में, हाँ सॉरी, बंजर भूमि में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा ये, प्लास्टिक। प्लास्टिक रहेगा लोहा, आयरन, सीसा, ठीक है। ये पदार्थ अपक्षयकारी प्रदूषक, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है जो किसी जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। इनकी विघटन की क्रिया कम होती है, अतः वातावरण में ये एकत्र रहकर इसे प्रदूषित करते हैं, ठीक है। कौन से, प्लास्टिक रहेगा, लोहा भी और सीसा भी, ठीक है। ये है प्लास्टिक, लोहा, सीसा, ठीक है। ये क्या है, ये प्लास्टिक तो होता ही नहीं, काफी टाइम लगेगा। लोहा है, सीसा है, ये भी क्या डिग्रेडेबल होने में काफी टाइम लगाता है, ठीक है, डिकम्पोज होने में काफी टाइम लगाते हैं।
तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है। कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल है। ऑप्शन ए प्लास्टिक, बी पॉलीथीन, सी पारा या मरकरी और डी रबर। कौन सा है? अच्छा, आपको पहले ये बता दें डिग्रेडेबल कौन सा होगा, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं पूरी तरह से, उसे जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं। अब बताइए इनमें कौन सा हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में कौन सा होगा, रबर। रबर होगा जो पूरी तरह से जैव निम्नीकरणीय है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक नहीं होगा, पॉलीथीन नहीं होगा, पारा मरकरी भी नहीं होगा। तो आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, जल्दी कराएंगे, आज की 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है। कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है, ये क्वेश्चन 3-4 बार अलग अलग से एग्जामों में पूछ लिया गया। 3-4 बार क्या, हमेशा ही पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन एक जरूर डाल देते हैं। ठीक है, अब तो बच्चों को शायद रट भी गया होगा, लेकिन इसलिए एक बार रिविजन के लिए हम करा दे रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है। ठीक है, कौन है, पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट्स। बताइए कौन सा रहेगा, ए शैवाल रहेगा, बी कवक या फिर सी लाइकेन, डी फर्न। कौन सा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा रहेगा। ऑप्शन हो जाएगा सी लाइकेन। आंसर हो जाएगा सी लाइकेन। अच्छा, लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। लाइकेन का निर्माण किससे होता है, शैवाल और कवक, दो, शैवाल प्लस कवक, एल्गी प्लस फंजाई। कवक, ठीक है, के द्वारा किसका निर्माण होता है, लाइकेन का। ये क्वेश्चन पूछ लेना, इसलिए बता रहे। ठीक है, किसके, लाइकेन का निर्माण किसका होता है, लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं जो कि प्रदूषण जैविक सूचक का कारक होते हैं। ठीक है, और ये बताइए, लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पति का समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी, इसलिए नगरों के समीप नहीं पाए जाते। रहेगा जहां लाइकेन नहीं होंगे तो वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, वहां लाइकेन नहीं पाएंगे, इसलिए तुम्हें सिटीज वगैरह में वहां पे ये लाइकेन्स नहीं देखने को मिलते हैं। ये गाँव में और छोटे जो कस्बों में होगा वहाँ पाए जाएंगे, लेकिन जहाँ पोल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। इसलिए लाइकेन क्या है, बेस्ट इंडिकेटर है पोल्यूशन का, कि यहाँ पे पोल्यूशन है, लाइकेन ग्रो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 11, किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल, ऑप्शन ए खनिज प्राप्त कर रहा है, ऑप्शन बी गैस प्राप्त कर रहा है, ऑप्शन सी सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, ऑप्शन डी एट्रोफिक हो रहा है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी जल क्षेत्र में बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, कि अधिकतर संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, बी गैस प्राप्त कर रहा है, सी सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, डी एट्रोफिक हो रहा है। बताइए क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। आंसर हो जाएगा उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये रहेगा। बीओडी क्या है, जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। ठीक है, अगर जल का प्रदूषण नापना है तो बीओडी का यूज करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अच्छा आपको हम बताते चले, जो कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट, ठीक है, अवशिष्ट जो होते हैं, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट जो होते हैं, अपघटन होने के लिए इन्हें
जल निकायों से घुलनशील जो ऑक्सीजन होती है, जो घुलनशील ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जैसे बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ, डीओ को क्या बोलेंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो क्या होता है, कार्बनिक जो अकार्बनिक अपशिष्ट होते हैं, जो उन्हें अवघटन होने के लिए जल में घुलित जो ऑक्सीजन होती है, डीओ, उसकी बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, तब वो अपघटित होंगे। कौन से कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होंगे जो सीवेज में घुलित होंगे, मिले होंगे। अगर जब ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, जो पानी में जो घुलनशील ऑक्सीजन होगी उसकी मात्रा घटने लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब इसकी डिमांड बढ़ गई है अपघटन के लिए। तो क्या होगा, घुलनशील जो ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है, किसकी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मांग बढ़ जाती है, बीओडी की। अच्छा, बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अगर जहां पे बीओडी ज्यादा पाया जाएगा तो वहां पे जो प्रदूषित जल होगा। जो कार्बनिक अपशिष्ट है, जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है, तथा O2 का उपयोग भी इसके साथ साथ बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें अपघटन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में कि किसकी जरूरत पड़ेगी, डीओ की, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो घुली ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो रहेगी पानी में, उसकी मात्रा घट जाएगी, क्योंकि जब सीवेज की प्रदूषित जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होंगे उनके अपघटन के लिए ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो रहेगी उसकी मात्रा वहां घट जाएगी। अतः O2 की मांग बढ़ने से अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है, ठीक है। इसका सीधा संबंध क्या होगा, इसकी मांग को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ठीक है। और बीओडी ऑक्सीजन का मापक क्या है, बीओडी ऑक्सीजन का मापक है। अतः जहां पर, अब एक फॉर्मूला आपको बताएंगे, जहां उच्च बीओडी होगा वहां निम्न डी होगा। जहां उच्च बीओडी होगा, इनवर्स रिलेशन है बीओडी, ठीक है, डीओ, ये रहेगा। अगर जहां बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा रहेगी वहां डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी, और जहां डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी वहां बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, ठीक है। तो बीओडी का मतलब क्या है, अगर बीओडी ज्यादा है कहां, अगर जहां पे बीओडी बहुत ज्यादा है तो वहां पे क्या, जल प्रदूषित है। ये आपको तोड़ के बता दे रहे हैं ना, इतना आपको बताएगा नहीं कोई, ठीक है। ये क्या, वहां जल प्रदूषित है, और जहां पे बीओडी कम है वहां शुद्ध जल है, ठीक है। और डिजॉल्व ऑक्सीजन जहां ज्यादा है, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन जहां ज्यादा है वहां शुद्ध जल है। अगर ये बीओडी से नापते हैं, ठीक है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो वहां भी प्रदूषित जल है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, क्या है, बायोलॉजिकल ओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। किससे प्रदूषित हो रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। ये वाला हटाएंगे क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन हो जाए, इतना ही रखेंगे, क्योंकि बाद में जब ये पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे तब अच्छे से बताएंगे, क्योंकि अभी बच्चों को ज्यादा कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, उतना है जितना में उनका काम चल जाए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, ए हरिद्वार एवं कानपुर के मध्य पाया जाएगा, बी कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य, इलाहाबाद के मध्य, सी प्रयागराज एवं पटना के मध्य, और डी पटना एवं कानपुर के मध्य। कहाँ पे पाया जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाएगा, कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य मतलब कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य, इट मीन्स कानपुर और प्रयागराज के मध्य, ठीक है। अच्छा, आंसर आपका क्या हो गया, बी, ठीक है। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा, क्वेश्चन कई बार आया है, कहाँ पाया जाएगा, कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य। क्यों पाया जाता है, इसका रीजन भी बता दें। बीओडी की सर्वाधिक मात्रा गंगा नदी में कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य, प्रयागराज के मध्य पाई जाती है। वस्तुतः कानपुर से गंगा नदी में भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डाले जाने के कारण यहाँ बीओडी की अधिक मात्रा हो गई है, ठीक है, क्योंकि कानपुर से ज्यादा मात्रा में क्या है, पॉल्यूटेंट मिलाए जाते हैं, मिलाए क्या जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया, बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? निम्न में से कहाँ अरे यार गला भी परेशान करने लग जाता है। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ए हरियाणा में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे सबसे ज्यादा जल प्रदूषित आर्सेनिक वाला जल पाया जाएगा, जो जल प्रदूषित रहेगा वो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन हो गया आपका डी। निम्न में से कहाँ से आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। कौन से राज्य हैं? अत्यधिक प्रभावित भारत के 7 राज्य हैं। कौन से? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, ठीक है, तथा छत्तीसगढ़। ठीक है, कौन सा रहेगा? छत्तीसगढ़। ये हैं 7 राज्य हैं भारत के जो भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। किससे प्रभावित है? भूमिगत जल आर्सेनिक से प्रभावित। ठीक है, जिसमें ठीक है प्रभावित है। ठीक है, और आर्सेनिक से कौन सी भी होती है? आर्सेनिक के लगातार प्रभाव में रहने से कौन सी बीमारी होती है? ब्लैकफुट। कौन सी? ब्लैकफुट। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इतना बताना जरूरी था। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ भारत के 7 राज्य हैं जो आर्सेनिक से प्रभावित राज्य। ठीक है, आर्सेनिक प्रदूषित जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है किससे? ए नाभिकीय दुर्घटना है, बी भूकंप है, सी बाढ़ है, डी अम्लीय वर्षा है। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना है। ये ऑप्शन ए रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नाभिकीय दुर्घटना। ठीक है, 26 अप्रैल 1986 में रूस में, डेट मेंशन कर देते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। 26 अप्रैल 1986, 26 अप्रैल 1986 में, ठीक है, रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रूस में। ये कहाँ पे? रूस, रसिया। ठीक है, रूस में स्थित परमाणु केंद्र, कौन सा? चेरनोबिल जो परमाणु केंद्र है रूस में स्थित है। ठीक है, इसमें नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे, जिसके कारण अनेक व्यक्ति हताहत हुए थे। ठीक है, इससे तो ये कौन सी? इससे काफी जन माल की हानि हुई थी इस दुर्घटना से। ये कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। चेरनोबिल पावर प्लांट है ना, वहां पे चेरनोबिल पावर प्लांट नाम की दुर्घटना हुई थी। ठीक है, ये कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए, चेरनोबिल दुर्घटना। ये पूछा गया इसलिए बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 15। आज के 20 क्वेश्चन है, जल्दी कर लेते हैं, टाइम हो रहा है काफी। 15 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए रहेगा पेरियार, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी यमुना। कमेंट करके बताइए ओरिजिन किस नदी के कहां से है। ठीक, कमेंट करके बताइए सबसे पहले आप। ठीक है, दामोदर, आंसर क्या रहेगा? दामोदर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? आंसर हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ऑप्शन होगा बी।
ठीक है। दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से निकलती है और हुगली में मिलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? झारखंड के खमार पाट से निकलती है और हुगली में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्र से प्रवाहित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। ठीक है, क्योंकि ये कोयला खनन है ना, वहाँ झारखंड वगैरह में जो खाना है, कोयला की माइंस है, वहां से प्रवाहित होकर निकलती है, तो उसके साथ ये अपने साथ पॉल्यूटेंट भी बहा के लाती है, तो उस टाइम ये अति प्रदूषित नदी बन गई है। ठीक है, गिरिडीह और दुर्गापुर, दुर्गापुर जानते हो कि किसके लिए फेमस बताइए? गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह एक जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डेजर्ट होकर रह गई। कौन सी? दामोदर। ऑप्शन रहेगा आपका बी, दामोदर। ये सब ओरिजिन है, कहाँ से निकलते हैं, ठीक है, और कहाँ ये अपना जल गिराती हैं, ये कमेंट करके बताइएगा, जरूर कीजिएगा कमेंट। 16 क्वेश्चन नंबर 16 है, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में, सरसों के बीज को अपमिश्रक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? इट मीन्स आपसे पूछा गया है कि जब सरसों में मिलावट की जाती है तो किस बीजों का प्रयोग किया जाता है, बताइए। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में किस में प्रयोग में लाया जाता है? ए अर्जीमोन के बीज, बी पपीता के बीज, सी जीरा के बीज, डी धनिया के बीज। क्वेश्चन पूछे गया है कई बार, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बी ले लिया है। बताइए क्या रहेगा आंसर? आंसर रहेगा ए अर्जीमोन के बीज। ठीक है, अर्जीमोन के बीज, आंसर रहेगा ए अर्जीमोन के बीज। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः क्या? अर्जीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। अर्जीमोन क्या है? अर्जीमोन मैक्सिकानो, अर्जीमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। ये पूछा जाए कई बार आपसे, क्या है ये? मैक्सिको में पाई जाने पोस्ते की प्रजाति है, और सरसों के तेल में इसकी मिलावट से क्या होता है? ड्रॉप्सी नामक महाबीमारी। कौन सी बीमारी होती है? एक इधर लिखते हैं, सरसों के तेल में मिलावट कौन से कारण कौन सी बीमारी होती है? ड्रॉप्सी नामक महामारी फैल सकती है, ड्रॉप्सी। ठीक है, कौन सी बीमारी हो सकती है? ड्रॉप्सी नामक महाबीमारी हो सकती है। महामारी, ठीक है, ड्रॉप्सी नामक की महामारी। पूरा लिख देते हैं जैसे आपको अच्छे से याद रहे। ड्रॉप्सी नामक महामारी फैल सकती है किसके कारण? अर्जीमोन के बीज अगर सरसों में मिला दिया जाए और उस तेल का अगर हम यूज कर ले तो उस मिलावट से ड्रॉप्सी नामक महामारी फैल सकती है। ठीक है, और पूछा जाए ये कौन सा है? अर्जीमोन मैक्सिकाना, मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। ठीक है, आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 16 क्वेश्चन हो गया, 17 क्वेश्चन। अब हमारे 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए। 17 सिगरेट के धुएं मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। ठीक है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, क्योंकि आज हम एयर पोल्यूटेंट सारे कर पा दे रहे हैं, एयर पोल्यूशन से ले रहे हैं सारे क्वेश्चन, कल वाटर पोल्यूशन से ले लेंगे, और कल हमारा लास्ट एनवायरमेंट इकोलॉजी होगा, और परसों फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे यूपी स्पेशल। ठीक है, तो सिगरेट के धुएं मुख्य प्रदूषक कौन से हैं? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ऑप्शन डी डाइऑक्सीजन व बेंजीन। कौन सा रहेगा? सिगरेट के धुएं मुख्य प्रदूषक कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। आंसर रहेगा आपका सी। ठीक है, रिवाइज कर लीजिए, सारे क्वेश्चन लगा के देख लीजिए। बाकी हम स्पीड में बोल रहे हैं, और भी स्पीड में क्या करेंगे फिर समझ में नहीं आएगा ना आपको। इतनी स्पीड से ज्यादा और स्पीड क्या बनाएंगे, हम ऑलरेडी स्पीड में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड तो दिया ही है, इसमें है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड भी पाया जाएगा। यहां लिख देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड तथा नाइट्रोजन
ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें पाई जाती हैं। साथ में फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। निकोटीन भी पाया जाता है, लेकिन निकोटीन की मात्रा क्या रहेगी, लेकिन निकोटीन की मात्रा बहुत कम रहती है। किसमें? सिगरेट में। यह अत्यंत हानिकारक और कैंसर कारक होते हैं। जो इसमें सिगरेट में जो रसायन पाए जाते हैं ये अत्यंत हानिकारक व कैंसर कारक होते हैं। इससे क्या हो सकता है? आंख, नाक, गले में जलन, ठीक है, हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का रोग हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए क्या किया गया, भारत में अब सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना निषिद्ध कर दिया गया, ठीक है। इसलिए अब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषिद्ध कर दिया कि जो करता है वो तो करता है, लेकिन आसपास वालों लोग को भी लेके मरता है, ठीक है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है, ठीक है। आप समझिए कितनी हानिकारक है सिगरेट। सिगरेट के छल्ले उड़ाते हैं ना जो लोग, वो समझ लीजिए कितना हानिकारक है सिगरेट पीना, ठीक है। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 17 क्वेश्चन हो गए, ये हमारा 18 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से देखो, सारे हमने मॉडरेट, सिंपल टू मॉडरेट टू टफ सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन को मिला के ही हमेशा पेपर में तीनों पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। टफ क्वेश्चन 20 ही रहते हैं, ठीक है, और मॉडरेट और रहेगी इजी क्वेश्चन एंड मॉडरेट क्वेश्चन की मात्रा ज्यादा रहती है। टफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 20% ही रहते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। और हम क्या करते हैं, टफ क्वेश्चन को लेके बस अटके रहते हैं। सबसे पहले हमें इजी क्वेश्चन करने होते हैं, इजी के बाद मॉडरेट क्वेश्चन करने होते हैं, उसके बाद टफ क्वेश्चन को पकड़ते हैं। अगर हम टफ क्वेश्चन पहले ले लेंगे तो 4-5 क्वेश्चन को ही लेके जाएगा वो, क्योंकि इतना समय ले लेगा वो, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है एग्जाम को। देखो हाँ ठीक है, 18 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में वायु प्रदूषक दिए गए हैं, एस्बेस्टस, धूल, सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड है। सूची सेकंड में दिया गया मस्तिष्क, उदर, फेफड़ा, रक्तधारा है। अब आपको सम्मिलित करके बताइएगा और आंसर निकालिए। एस्बेस्टस क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। चलो हम कर देते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, साथ में कीजिएगा हमारे। एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है, इसके धूल से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? फेफड़ों का कैंसर। तो ए को मिला लेंगे हम थर्ड से, ए को मिला लेंगे हम थर्ड से, क्या हो जाएगा? एस्बेस्टस से क्या हो जाएगा? धूल, इसकी धूल से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तथा सीसा मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है, नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन को। कौन सा? सीसा। सीसा को मिला लेंगे हम, सीसा को मिला लेंगे हम किससे? ए से मिला लेंगे, ठीक है। और पारे की विषाक्तता से उदर संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। उदर संबंधी, उदर मतलब ये बताइए। और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से गैस पीड़ित व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन प्राथमिक रूप से संयोजित होकर ऑक्सीजन के अणुओं से बॉन्ड कर लेती है और क्या हो जाता है? रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिकीय श्वसन असफल हो जाता है और फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत घातक है, ये रक्त धाराएं, ठीक है। अब मिला लेते हैं ए का थर्ड, एस्बेस्टस धूल ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का 4, 3124। आंसर क्या हो जाएगा? 313124। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी, ओ सॉरी हम कहाँ पे लगा रहे, टिक देख लो। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बी है, क्या हुआ? 3124, ये देखो 3124, जल्दी मैच करना है ये, ठीक है। 3124, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेंगे। एस्बेस्टस धूल क्या? फेफड़ा, सीसा, मस्तिष्क, पारा, उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड, रक्त धाराएं, ठीक है। और बता दिया, एक्सप्लेनेशन कर ही दिया आपको किससे क्या हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बी 19 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बचा हमारा। प्रदूषक को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको प्रदूषक दिया गया, एक तरफ उसका प्रभाव दिया गया। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑप्शन बी नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ऑप्शन सी धूलकण, ऑप्शन डी सीसा। प्रभाव में लीवर और किडनी को क्षति हो सकती है, कैंसर, श्वास संबंधी रोग, केंद्रीय नर्वस सिस्टम। कूट की सहायता से आपको सम्मिलित करना है और फिर बताना है। ठीक है, आइए सम्मिलित कर लेते हैं। पहले करेंगे सीसा।
सीसा से अभी जस्ट बताया था, नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, ठीक है। ये रहेगा केंद्रीय नर्वस सिस्टम में। धूल के कारण श्वास संबंधी रोग, ठीक है, ये तो शायद ही सुमेलित ही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर, और कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी, लीवर किडनी ले लेंगे, इससे हृदय सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में घुलकर कोशिकाएं श्वसन को बाधित करती हैं तथा यह हृदय को क्षति पहुंचाती है, ठीक है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। धूल के कणों से श्वास संबंधी रोग होते हैं, ये आप जानते हैं। जबकि सीसा मानव मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करता है। तो मैच के क्या पूरे सम्मिलित हैं 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 1 2 3 4 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 सुमिलित है, ठीक है। ये है लास्ट क्वेश्चन आज का 20, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड, थर्ड सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड उपर्युक्त में से कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों कोयला दहन से उत्सर्जित होता है या होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड उपर्युक्त में से कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं। आपको बताना है कि जहां थर्मल पावर प्लांट होते हैं, कोयला का दहन किया जाता है, वहां पे क्या ये सारे या फिर इनमें से कोई 2 या 3 जो भी हो, कौन से इसका इमिशन उत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए रहेगा केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 और 3। और क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, डी, ऑल ऑफ दी अबव, डी 1 2 3 सब। अच्छा, क्या होगा वहां कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का भी और सल्फर के ऑक्साइड का भी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑल, ठीक है, ऑल ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में, ठीक है, कोयला दहन के फलस्वरूप जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें कोयला के दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC तथा वायुजनित कार्बनिक अकार्बनिक कणों जैसे फ्लाई एश, वायुजनित अकार्बनिक कणों जैसे फ्लाई एश, कालिख, फ्लाई एश राख होता है, कालिख जो ऊपर जम जाती जब किसी थर्मल पावर प्लांट में दहन होता है कोल का, ठीक है, इत्यादि का उत्सर्जन होता है, ठीक है। किन किन का होता है ये तो हमने आपको बता दिया किस किस का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी डाई नहीं, सल्फर के ऑक्साइड से होता है, CFC होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बैन है, क्यों है बताइए कमेंट करके। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, तथा वायुजनित अकार्बनिक कणों जैसे फ्लाई एश भी इसमें होता है, अभी जस्ट बताए हम फ्लाई एश, ठीक है, जस्ट अभी हम बताए हैं आपको। और कालिख, ठीक है, इनका उत्सर्जन होता है किसमें? थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं इसमें कोयले का दहन किया जाता है, कोल दहन के फलस्वरूप, ठीक है। आंसर हो गया इसका डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे, एक क्लास और रहेगी किससे? पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से। फिर हमारा एनवायरमेंटल इकोलॉजी को हम करेंगे क्लोज, और फिर हम स्टार्ट करेंगे यूपी स्पेशल, ठीक है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। यूपी स्पेशल हम करा देंगे, उसमें जियोग्राफी, यूपी की जियोग्राफी, यूपी की हिस्ट्री, यूपी के फोक डांस, आर्ट एंड कल्चर, सारा कुछ करा देंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेके पढ़ाई कभी होती नहीं, कूल माइंड रहिए, अपना 100% दीजिए, 100% अपना रिवीजन कीजिए, बाकी रिजल्ट की चिंता नहीं करना है। अगर आप रिवीजन करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। बच्चे ने पूछा था पैट का, तो वो मैंने बता दिया बच्चे, दिसंबर में आ जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है, और कुंभ के बाद एग्जाम हो जाएगा। आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, चिंता मत कीजिए, एग्जाम होना ही है। और आपका ये रहेगा कि उसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है पैड की, जो 2-3 महीने ही उसकी बाकी है, वो खत्म हो जाएगी 1 ईयर जो वैलिडिटी होती है, तो उसका टेंशन भी नहीं लेना है। गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड करने वाली है, ठीक है, वैलिडिटी को 3-4 महीने का एक्सटेंड कर देगी, क्योंकि वो कुंभ के कारण डिले हो रहा है ना, तो ये हम लोगों की कोई इसमें फॉल्ट नहीं है। अगर गवर्नमेंट किसी चीज को करा रही है तो वो उसकी वैलिडिटी भी एक्सटेंड कराएगी, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा बिल्कुल भी। आप कमेंट कर रहे थे इसलिए आपको बता दिया, टेंशन नहीं लेना है। हमें
सारा कुछ पता है कहाँ क्या होना है। आप लोग बिलीव कीजिए मेरे पे और पढ़ाई करते रहिए। ज्योग्राफी मैंने जितना करा दिया इससे कुछ बाहर आने वाला नहीं है अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिए और भी सब्जेक्ट है रिवाइज कर लीजिए। बाकी अभी एक्चुअली हम बहुत बिजी शेड्यूल हमारा ना, अदरवाइज हम करा देते और भी सब्जेक्ट, लेकिन यूपी स्पेशल हम कराएंगे। तो ज्योग्राफी मैंने पूरा ही करा दिया है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम हो जाए पीसीएस का और फिर आरओ के लिए हम और भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चे। तो आप जहाँ भी रहें व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, लगातार रिवीजन करते रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।